नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है बेहतरीन होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खूब सारे मज़े आप लोग करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण का। हमारा जो अध्याय है 17 उस पर बात करेंगे और अध्याय 17 का नाम है समास, जिसे अंग्रेज़ी भाषा में हम कहते हैं कंपाउंड वर्ड्स। अब देखिए, आज का जो वीडियो हमारा होने वाला है इसमें समास के बारे में हम सब कुछ जानेंगे, क्रम से जानेंगे, व्यवस्थित तरीके से जानेंगे, सब कुछ जानेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद समास से संबंधित ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आपको पता नहीं होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं और मैं सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि समास का मतलब क्या होता है। देखिए, हमारा मनुष्य का जो स्वभाव है ना, वो हमेशा कठिनता से सरलता की ओर जाना रहा है। आप किसी भी चीज़ की बात कर लीजिए, हम हमेशा कठिन को सरल बनाने के लिए जो है काम करते हैं। हम चाहते हैं कि जो चीज़ें जितनी कठिन हैं वो उतनी ही अधिक समय लगाकर हमारे समझ में आएंगी, लेकिन यदि वो सरल हो जाएं तो बड़ी आसानी से और कम समय में हमारा काम हो जाता है। तो हम समय का सदुपयोग करना चाहते हैं, इसलिए हम चीज़ों को हमेशा आसान करना चाहते हैं और सरल करना चाहते हैं, है ना। ज़िंदगी को भी हम यही करते हैं। तो ऐसे ही हिंदी व्याकरण में हमने जो समास आज पढ़ना है उसके बारे में ये जान लीजिए कि समास शब्द का अर्थ होता है या तो पास रखना या फिर छोटा करना, आसान कर देना, चीज़ों को एकदम सरल कर देना। अब देखिए, भाषा के प्रयोग में सामासिक शब्दों के प्रयोग से संक्षिप्तता आती है। संक्षिप्तता का मतलब जहाँ पर हमें 4 लाइनों की आवश्यकता पड़ रही थी, वहाँ पे 8 शब्दों से हमारा काम हो गया। अब हमें उन 4 लाइनों को लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम केवल उन 8 शब्दों को लिखेंगे और वो 8 शब्द या 4 शब्द जो हैं वो उन लाइनों की कमी को पूरा कर देंगे। तो ये तो अच्छी बात है कि हम एक शब्द में एक वाक्य को परिभाषित कर पा रहे हैं। तो संक्षिप्तता लाना और शैली में उत्कृष्टता लेके आना, एक्सीलेंस लेके आना, है ना। वो होता है ना कि हमें जब हमारे सामने कोई ऐसी भाषा बोले जिसमें कम शब्दों में अधिक अर्थ हमारे समझ में आ जाए, तो हम कहते हैं कि कितना प्रभावशाली तरीके से वो उन शब्दों को जो है वो बोला गया है। यही तो हम कहते हैं। तो जो बोलने की हमारी शैली है उसमें क्या आती है समाज से? उत्कृष्टता यानी एक्सीलेंस भी आती है और एक परफेक्शन यानी सटीकता भी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। सोचिए, अगर हमारी बोलने की शैली में सटीकता हो, परफेक्शन हो और उत्कृष्टता हो, तो भला कौन है जो हमारे बोलने के तरीके से प्रभावित नहीं होगा? बिल्कुल होगा। उदाहरण के लिए यहाँ पर एक छोटे से सामासिक शब्द का उदाहरण दिया गया है। जैसे अगर आपको कहना हो कि यह राजा का महल है, तो आप ऐसा कहने की जगह पर कह सकते हैं कि यह राजमहल है। अब राजमहल इस बात को परिभाषित कर ही देता है कि राजमहल अर्थात राजा का महल है। ठीक है, इससे क्या स्पष्ट है कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के मिलने पर एक सामासिक शब्द का निर्माण होगा। भाई, अगर एक ही शब्द है तो उससे भला समास का निर्माण कैसे होगा? या तो 2 शब्द चाहिए या उससे अधिक शब्द चाहिए। इस प्रक्रिया में क्या होता है ना कि 2 और उससे ज़्यादा अधिक पद जो हैं वो एक साथ आ जाते हैं। तो अब अगर कोई आपसे पूछे कि क्या आप ये समझा सकते हैं कि समास क्या है, तो आप कहेंगे बिल्कुल समझाया जा सकता है। फिर कहने पर आप समझा भी देंगे। और यदि कोई आपसे पूछे कि बताइए समास शब्द का अर्थ क्या है, तो आप क्या कहेंगे? समास शब्द का अर्थ है पास रखना या छोटा करना। फिर कोई आपसे पूछेगा कि ठीक है, आपने बहुत अच्छे से हमें समझा दिया, आप बताइए कि समास की परिभाषा क्या आप हमें बता सकते हैं? तो आप बड़ी सरलता से कहेंगे कि बिल्कुल बता सकते हैं। आप कहें तो लिख के बता दें। तो आप क्या कहेंगे समास की परिभाषा के बारे में? परिभाषा के बारे में आप कहेंगे कि जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर एक संक्षिप्त शब्द का निर्माण करते हैं तो यह क्रिया समास कहलाती है। देखिए, कितनी सरलता से आपने परिभाषा को यहाँ पर व्यक्त कर दिया कि भाई 2 शब्द हों या 2 से अधिक शब्द हों, उनका संक्षिप्तीकरण कर देना, संक्षिप्त शब्द का निर्माण कर देना जो क्रिया है, इसे ही क्या कहेंगे? हम समास कहेंगे। ठीक है, अब आगे हमें यह बताया गया है कि समास रचना जब भी होती है तो उसमें 2 पद होते हैं। एक होता है पूर्व पद और जो दूसरा पद होता है उसे कहते हैं उत्तर पद। आप कह लीजिए कि जो पहला पद है उसे पूर्व पद कहा जाएगा और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाएगा। अगर आपके मन में ये संदेह है कि पद क्या है, तो ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हमने
शब्द विचार नामक जो अध्याय पढ़ा है, वीडियो बनाया है, वो आपने ज़रूर देखा होगा। नहीं देखा है तो मैं बता दूं कि पद का मतलब शब्द ही होता है। ऐसे शब्द जिनका प्रयोग वाक्यों में हम करने लगते हैं उन्हें हम पद कहते हैं। तो जो पहला पद है वो पूर्व पद कहलाता है और जो दूसरा पद है उसे हम उत्तर पद कहते हैं। तो समास की जब भी हम रचना करते हैं तो उसमें ये दो पद ज़रूर होते हैं, इनका होना अनिवार्य है। अब समास से बना जो पद है, समास से जो पद बन जाता है, यानी पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर के जिस शब्द को, जिस पद को बनाते हैं उसे कहते हैं समस्त पद। समस्त पद मतलब उसमें सब आ गया, पूर्व भी आ गया और उत्तर भी आ गया, है ना। अब समझिए, समस्त पद के अंगों को अलग अलग करने की जो प्रक्रिया है वह कहलाती है समास विग्रह। यानी अगर कोई शब्द आपके सामने हम ऐसा दे दें जैसे कि राजमहल, और अब हमने कहा कि इसका समास विग्रह कीजिए, ये एक सामासिक शब्द है, अब इसको आप पूर्व पद और उत्तर पद के रूप में तोड़िए, तब आप कहेंगे कि ये जो क्रिया है, जैसे राजमहल को तोड़ के आप बोलेंगे राजा का महल, तो ये क्रिया कहलाएगी समास विग्रह। तो समास रचना मतलब पूर्व पद और उत्तर पद का मिलना और समस्त पद का बनना, और समास विग्रह मतलब समस्त पद का टूटकर पूर्व पद और उत्तर पद में बन जाना समास विग्रह कहलाता है। अब समझिए कि कुछ समास ऐसे भी होते हैं जिनमें किसी भी पद की प्रधानता नहीं होती और किसी अन्य पद की प्रधानता उसमें हो जाती है। अब ज़्यादा इस विषय पर सोचने की आवश्यकता नहीं है। अब हम जो उदाहरण देखेंगे उससे ये जो बात है ये स्पष्ट हो जाएगी। जैसे कि इस आधार पर समास के जो प्रकार हैं वो निम्नलिखित हैं। कौन कौन से प्रकार हैं समास के, थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए। सबसे पहला जो समास है वो है अव्ययी भाव समास। इसके बाद में है तत्पुरुष समास, फिर है कर्मधारय, फिर है द्विगु, फिर है द्वंद्व समास और फिर आएगा बहुव्रीहि समास। ठीक, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखते हैं कि ये अव्ययी भाव समास आखिर क्या होता है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जो समस्त पद होता है ना, जिसकी हम बात कर रहे थे, उसको जब हम तोड़ते हैं तो जो पहला खंड है, जो पहला अव्यय कह लीजिए, पद कह लीजिए, वो होना चाहिए। और संपूर्ण सामासिक पद जो है वह क्रिया विशेषण को बताए। क्रिया विशेषण यानी ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बता रहे हैं या फिर वो अव्यय हो, वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। जैसे कि उदाहरण से समझिए, इस समास में क्या होता है कि पहले शब्द की प्रधानता रहती है, यानी पहला जो शब्द है वो प्रधान रहता है और संपूर्ण पद प्रायः क्रिया विशेषण या अव्यय के रूप में प्रयुक्त होता है। ठीक, अब इसको और अच्छे समझिए। देखिए, जैसे यहाँ पे एक समस्त पद लिखा है यथा शक्ति, इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, शक्ति के अनुसार। अब देखिए, यथाशक्ति, इसमें जो पहला पद है उसकी प्रधानता है और संपूर्ण पद जो है वो क्रिया विशेषण या अव्यय के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। आप समझ गए। जैसे यहां लिखा है यथा संभव, तो इसका मतलब है जैसा संभव हो। यथाविधि यानी विधि के अनुसार। प्रत्येक मतलब एक एक। आमरण मतलब मरण पर्यंत। भरसक यानी पूरी शक्ति से। निडर मतलब बिना डरे। आज्ञा अनुसार मतलब आज्ञा के अनुसार। यथामति यानी मति के अनुसार। प्रतिदिन यानी दिन दिन। आजीवन यानी जीवन पर्यंत। भरपेट यानी पेट भरकर। रातों रात यानी रात ही रात में। और घर घर यानी हर घर। ठीक, इस तरह से। अनजाने जिसमें जाने बिना। बकायदा मतलब कायदे के अनुसार। बेशक मतलब बिना संदेह। पुनरुक्ति से बनने वाले समस्त पद भी अव्ययी भाव समास होते हैं। पुनरुक्ति मतलब एक ही शब्द का दो बार आ जाना, जैसे घर घर, गली गली, इस तरह से। इन्हें भी आप अव्ययी भाव समास कहेंगे। तो आप समझ गए, ऐसे समास जिनमें अव्यय की प्रधानता है वो अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। इसके बाद में दूसरा समास है तत्पुरुष समास। अब देखिए, जहाँ समस्त पद के दो खंडों के बीच से परसर्ग जैसे कि न है, को है, के लिए है, ये सब का लोप हो जाए, ये खत्म हो जाए, वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है।
देख रहे हैं आप, जैसे मैंने हाईलाइट किया, तत्पुरुष का शाब्दिक अर्थ है उसका आदमी, जैसे राजकुमार। राजकुमार मतलब राजा का कुमार। यहाँ पर कुमार प्रधान शब्द है। इस समास में दूसरा शब्द प्रधान होता है। जैसे अभी मैंने अव्ययी भाव बताया था ना, तो उसमें जैसे क्या लिखा था, जैसे अव्ययी भाव में मैंने आपको बताया यथाशक्ति, तो यहाँ पे जो यथा शब्द है ये प्रधान है ना, यानी शक्ति के अनुसार। उसी प्रकार से यहाँ पे जो दूसरा पद है, शब्द है, वो प्रधान है। इसकी बनावट में दो शब्द के मध्य कारक चिन्ह, जिसे कह लीजिए का, के, को, के, लिए, की, से, में, पर, इन सब का लोप हो जाता है और इसके निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, इसमें कर्म की विभक्ति का लोप हो जाता है, जैसे कि समस्त पद की अगर बात करें देशगत। अब इसका समास विग्रह कर देंगे तो हो जाएगा देश को गत। क्या मतलब है इसका? जैसे कि ग्रहगत यानी कि ग्रह को गत, स्वर्ग प्राप्त यानी स्वर्ग को प्राप्त, ग्रामगत यानी ग्राम को गत, और परलोक गमन यानी परलोक को गमन। तो यहां पर आप समझ पा रहे हैं कि तत्पुरुष समास जो है, जिसमें कर्म की विभक्ति हो को, उसका लोप हो जाता है। उसके उदाहरण कौन कौन से हैं? इन्हें हम कर्म तत्पुरुष कहेंगे। इसके बाद में आएगा करण तत्पुरुष। इसमें क्या होता है, करण कारक की विभक्ति से का लोप हो जाता है, से का लोप हो जाता है। जैसे कि करण कारक समझ रहे हैं ना आप, करण कारक क्या होता है, जिसमें भाई उसकी वजह से कोई चीज़ हो रही, जैसे मुंह मांगा यानी मुंह से मांगा, मुंह नहीं होता तो कहाँ से मांगता, वैसा। तुलसीकृत, तुलसी के द्वारा। ईश्वर प्रदत्त यानी ईश्वर से मिला। अकाल पीड़ित यानी अकाल से पीड़ित। गुरुकृत यानी गुरु के द्वारा किया गया। हस्तलिखित यानी हाथ से लिखित, हस्त से लिखित। रेखांकित यानी रेखा से अंकित। जन्म रोगी यानी जो जन्म से रोगी है, वैसे। तो से का जो है यहाँ पे प्रयोग जो है वो नहीं हो पाता, उसका लोप हो जाता है। फिर आता है संप्रदान तत्पुरुष। इसमें क्या होता है, इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप हो जाता है, के लिए का लोप हो गया। जैसे क्रीड़ा क्षेत्र यानी क्रीड़ा के लिए क्षेत्र। देशभक्ति यानी देश के लिए भक्ति। युद्ध भूमि यानी युद्ध के लिए भूमि। सत्याग्रह यानी सत्य के लिए आग्रह, सत्य से आग्रह, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। कृष्णार्पण यानी कृष्ण के लिए अर्पण। मार्ग व्यय यानी मार्ग के लिए व्यय। डाकघर यानी डाक के लिए घर। इस तरह से। इसके बाद में है अपादान तत्पुरुष। इसमें अपादान कारक की विभक्ति से का लोप हो जाता है। समस्त पद, जैसे कि पथभ्रष्ट, इसका मतलब है पथ से भ्रष्ट। धर्म भ्रष्ट यानी धर्म से भ्रष्ट। पदच्युत यानी पद से च्युत। बुद्धिहीन यानी बुद्धि से हीन। बंधन मुक्त यानी बंधन से मुक्त। भय रहित मतलब भय से रहित। रोग मुक्त यानी रोग से मुक्त। और देश निकाला मतलब देश से निकाला हुआ। फिर तत्पुरुष में आता है संबंध तत्पुरुष। इसमें संबंध कारक की विभक्ति का, के, की, इनका लोप हो जाता है। जैसे कि थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है पवन पुत्र। समास विग्रह कर देंगे तो हो जाएगा पवन का पुत्र। यहाँ पे सारे शब्दों में आप देखेंगे का, के, की, इन सब का लोप हो गया। जैसे कि पितृग्रह यानी कि पिता का ग्रह। गंगा जल, गंगा का जल। लक्ष्मीपति, लक्ष्मी का पति। रामाश्रय यानी राम का आश्रय। देशभक्ति यानी देश की भक्ति। लखपति यानी लाखों का पति। यमुना तट मतलब यमुना का तट। राजपुत्र यानी राजा का पुत्र। रामानुज यानी राम का अनुज। राष्ट्रपति यानी राष्ट्र का पति। वाचस्पति यानी वाणी का पति। दीनानाथ यानी दीनों का नाथ। इस तरह से। फिर है अधिकरण तत्पुरुष। इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति में, पर, इन सब का लोप हो जाता है। इन्हें हम कहते हैं अधिकरण कारक की विभक्ति। जैसे कि शरणागत यानी शरण में आगत, जो शरण में आया हुआ है। दानवीर, दानों में जो वीर हो। गृह प्रवेश, जिसने गृह में प्रवेश किया। नगरवास यानी नगर में वास। शोकमग्न, शोक में डूबा हुआ, मग्न। कला प्रवीण, जो कला में प्रवीण है, निपुण है। आनंदमग्न यानी आनंद में मग्न। घुड़सवार यानी घोड़े पर सवार। इस तरह से अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास को समझने के बाद में अब हम बात करते हैं कर्मधारय समास की। अगर बात करें कर्मधारय समास की, तो इस समास में जो पहला पद है वो विशेषण और दूसरा पद जो है वो विशेषण का विशेष्य है। विशेषण क्या है, विशेष्य क्या है,
ये सब हम पहले वीडियोस में समझ चुके हैं। मुझे उम्मीद है आपने पहले के वीडियोस देखे होंगे। नहीं देखे हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि पहले के वीडियोस को भी आप ज़रूर देखें। जैसे सद्गुण में दो पद हैं, सद और गुण। चूंकि इसका पहला पद तो विशेषण है सद और दूसरा उसका विशेष्य है, क्या है, गुण, अतः यहाँ पर कर्मधारय समास है। यानी जहाँ पर पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद जो है वो विशेषण का विशेष्य हो, यानी जिसके बारे में विशेषण हो उसे विशेष्य कहते हैं ना, तो वो वाला। जैसे यहाँ पे लिखा है विशेषण बताने वाले पद, सद्गुण में सद शब्द विशेषण है, विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाए, सद्गुण में गुण विशेष्य है। उपमान मतलब जिससे किसी की उपमा तुलना की जाए, उपमा तुलना की जाए, है ना, यानी कंपैरिजन हो। जैसे कमल नयन, यानी कमल सरीखे नयन, इसमें कमल जो है वो उपमान है जिससे तुलना हो रही है, किसकी, नयनों की, तो उपमेय हो जाएगा क्या, नयन। जैसे कि तुलना की जाए कमल नयन, यानी नयन जो है वो उपमेय है। तो यानी जिसके साथ तुलना हो रही है वो उपमान है और जिससे तुलना हो रही है वो उपमेय है। स्पष्ट है? ठीक है। अब समझिए, कर्मधारय में पहला पद विशेषण या उपमावाचक होता है। जैसे नील कमल यानी नीला कमल, महाराज यानी महान राजा। फिर लिखा उपमावाचक, जैसे नृसिंह यानी नरों में सिंह के समान, पीतांबर यानी पीत, पीलांबर वस्त्र, विद्याधन यानी विद्यारूपी धन, नीलकंठ यानी नीलाकंठ, सज्जन यानी कि सतजन, परमात्मा यानी कि परम है जो आत्मा। इस तरह से जिसमें उपमा का पता चले, उपमा का पता चले। जैसे महात्मा, महान है जो आत्मा, उसे महात्मा कहेंगे, है ना, जैसे महात्मा गांधी हम कहते हैं, है ना, वैसे ही यहाँ पे लिखा है नीलांबर यानी नीला है जो अंबर, घनश्याम यानी घन के समान श्याम, करकमल यानी कमल है जो कर, महापुरुष यानी महान है जो पुरुष, प्रधानमंत्री यानी प्रधान है जो मंत्री। इस तरह से। फिर है द्विगु समास। अब ये द्विगु समास क्या होता है? इस समास में पहला पद जो है वो संख्यावाचक होता है और दूसरा पद मुख्य रहता है। जैसे त्रिभुवन, इसमें पहला पद जो है वो संख्यावाचक है, दूसरा पद प्रधान है, इसलिए यहाँ पे द्विगु समास है। संख्या आ गई मतलब कि द्विगु समास की बात होगी। जैसे देखिए, त्रिलोक यानी तीन लोकों का समूह, नवरात्र नवरात्रियों का समूह, सप्तर्षि यानी 7 ऋषियों का समूह, चौराहा 4 राहु का समूह, अष्टाध्यायी यानी 8 अध्यायों का समूह, चौमासा यानी कि 4 महीनों मासों का समूह, शताब्दी यानी 100 वर्षों का समूह, पंचामृत यानी 5 अमृतों का समूह, त्रिगुण यानी 3 गुणों का समूह, पंचरत्न यानी 5 रत्नों का समूह। तो आप समझ गए द्विगु समास का क्या मतलब है। समझिएगा कि जिस सामासिक पद का पहला पद संख्यावाचक होता है और समूह का बोध कराता है उसे द्विगु समास कहते हैं। ठीक, अब देखिए, फिर आता है द्वंद्व समास। ठीक, कौन सा समास? द्वंद्व, द्वंद्व समास। इसमें देखिए पहला जो अक्षर यहाँ पे दिख रहा है आपको द्वा, वो दूसरे के समान है ना। बस अगर आपने इस चीज़ को थोड़ा अच्छे से समझ लिया तो द्वंद्व समास आपको समझ में आ जाएगा, जहाँ पे दोनों का महत्व हो। जैसे इस समास में पहला और दूसरा दोनों पद जो है वो कैसे होते हैं? प्रधान होते हैं, बिल्कुल प्रधान होते हैं। दोनों पदों को मिलाते समय और शब्द का लोप कर दिया जाता है। जिस समय में दोनों कह लीजिए कि जो पद हैं वो प्रधान हो तथा विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच और तथा एव या आदि का प्रयोग हो, उसे द्वंद्व समास जो है वो हम कहेंगे। ठीक है, द्व, द्व में द आधा है और व है। ठीक, अब समझिए, जैसे पाप पुण्य, पाप पुण्य को क्या लिख सकते हैं? पाप या पुण्य। गंगा यमुना, इसको क्या लिख सकते हैं? गंगा और यमुना। वेद पुराण, जैसे वेद और पुराण। आप देख रहे हैं पाप पुण्य दोनों ही पद जो है उन प्रधान है। गंगा यमुना में भी दोनों प्रधान है, वेद पुराण में भी। देश विदेश, आगे पीछे, पति पत्नी, राजा रंक, सुख दुख, माता पिता, रुपया पैसा, दाल रोटी, आजकल। इस तरह से। फिर है बहुव्रीहि समास। अब ये नाम थोड़ा सा आपको सुनने में कठिन लगेगा, लेकिन थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, वह अपने पदों से अलग किसी अन्य संज्ञा के बारे में बताता है। जैसे लंबोदर का अर्थ है गणेश, इस शब्द में लंबा और उदर दोनों पद अप्रधान हो गए। लंबोदर यानी जिसका उदर यानी पेट लंबा हो, वैसे
तो गणेश की प्रधानता हो गई है। इसी प्रकार अन्य उदाहरण है जैसे कि चक्रधर यानी चक्र को धारण करने वाला यानी विष्णु, विष्णु। चतुर्भुज यानी 4 भुजाएं हैं जिसकी अर्थात विष्णु। चंद्रशेखर यानी चंद्र है शेखर पर जिसके अर्थात शिव। पीतांबर यानी पीले हैं अंबर जिसके अर्थात यानी कृष्ण, है ना, यानी जिसके पीले वस्त्र हैं वैसा। अजात शत्रु यानी नहीं पैदा हुआ हो शत्रु जिसका। श्वेतांबरा श्वेत है अंबर जिसके अर्थात सरस्वती। मृग नयनी मृग जैसे नैनों वाली सुंदरी। चंद्रमुखी चंद्रमा के समान मुख है अर्थात कोई स्त्री। दशानन दश है आनंद जिसके यानी जिसके 10 सर हों रावण। सुलोचन यानी सुंदर है लोचन जिसकी यानी जिसकी आंखें सुंदर हो। नीलकंठ यानी नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। चतुर्मुख यानी कि 4 है मुख जिसके अर्थात ब्रह्मा। इस तरह से अब समझिएगा कुछ स्मरणीय तथ्य हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए अध्याय के अंत में, कि 2 या अधिक पदों को मिलाकर एक पद बनाने की क्रिया को हम समास कहते हैं। समास होने पर जिस शब्द का निर्माण होता है उसे हम समस्त पद कहते हैं। और समास में 2 पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद। अगर बात करें तो समस्त पद में सम्मिलित प्रथम शब्द को पूर्व पद एवं दूसरे शब्द को उत्तर पद कहते हैं। संधि वर्णों में होती है और समास पदों में होते हैं। कई शब्दों में संधि और समास दोनों हो सकते हैं। इन बातों को आप ध्यान में रखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको यह अध्याय पूरी तरह से समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। आपके विचार मैं चाहता हूँ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके व्यक्त करें और जल्द ही मेरी आपसे मुलाकात भी होगी अगले वीडियो में नई जानकारी नए अध्याय के साथ में। और इस वीडियो की लिंक को आप ज़रूर साझा कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों, सहपाठियों, परिजनों के साथ, ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को और समझ पाएँ इस जानकारी को। जल्दी हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।